केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 5 आज होगा और हम स्पेशली बोर्ड के लिए ओरिएंटेड है। बोर्ड के अलावा और हमको कोई खास मतलब नहीं है, इसलिए हम सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड ही बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, कल जहाँ से खत्म किए थे आज वहीं से शुरू करते हैं। हमको क्या करना है, ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऊपर जो गिवन कंसेंट सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो सर अगर हम एक बार रेट लिख देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे x मान लीजिए और Cl2 का पावर मान लीजिए कि y है। अब x और y का वैल्यू पता करना है कि x के रेस्पेक्ट में वैल्यू कितना है और y के रेस्पेक्ट में वैल्यू कितना है, क्योंकि अगर हमको x के रेस्पेक्ट में वैल्यू मिल गया और y के रेस्पेक्ट में वैल्यू मिल गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑर्डर हो जाता है। ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, पावर ऑफ दिस प्लस दिस, x प्लस वाई। अब चलिए देखते हैं। तो हम कल भी बता रहे थे, हालांकि कल शुरुआत ही एक डिफिकल्ट क्वेश्चन से हो गया था, पर बाद में हम सिंपल क्वेश्चन फिर बताए थे। ये तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो रहा है सर कि जब भी हमको B का कंसंट्रेशन निकालना है ना, हमको निकालना है कि B का ऑर्डर क्या है, तो हम क्या करेंगे, A के उस पार्ट पे पहुंचेंगे जहां पे A कांस्टेंट होगा। क्योंकि A कांस्टेंट है, इस बात का यह मतलब है कि जो रेट बदल रहा है वो सिर्फ किसके बदलने से बदल रहा है, वो सिर्फ इसके बदलने से बदल रहा है, यानी कि सिर्फ Cl की वजह से बदल रहा है। तो कहने का यहाँ पे देखिए कि जो Cl है वो 2 गुना हुआ है। Cl कितना गुना हुआ है, Cl2 2 गुना हुआ है, तो उसके 2 गुना होने से रेट भी कितना हो गया है, 2 गुना हो गया है। सर यहाँ पे 35 है, यहाँ 36 है, आप 2 गुना बोल रहे हैं, इतना चलेगा क्योंकि 0.1 का आसपास में अंतर कोई खास अंतर नहीं रखता है, इसलिए हम इसको भी क्या मानेंगे कि ये लगभग 2 गुना हुआ है। तो अगर हमको Cl के 2 गुना करने पर रेट भी 2 गुना हो रहा है, मतलब Cl जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। इस बात का मतलब ये है कि जो Cl2 है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। उसी तरह से अगर हमको यह देखना है कि NO कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो हम Cl के उस पार्ट पे जाएंगे जहां Cl कांस्टेंट है। जैसे कि Cl फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड स्टेप में कांस्टेंट, Cl जो है वो फर्स्ट से सेकेंड स्टेप में, सेकेंड से थर्ड स्टेप में क्या है, कांस्टेंट है। बोले ठीक। अब जब यहां से यहां चल करके आए तो क्या हुआ, ये कांस्टेंट हुआ, मतलब फिर भी हम देख रहे हैं कि रेट जो है वो बदल रहा है। इस बात का मतलब है कि सेकेंड से थर्ड में आने पर अगर NO चेंज होगा तो रेट चेंज हो रहा है, और NO हुआ है 2 टाइम, तो रेट कितना हो गया है, देखा जाए तो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। इस बात का मतलब है कि अगर कंसंट्रेशन 2 गुना होता है, रेट 4 गुना हो जाता है। इस बात का मतलब कल बताए थे हम कि इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। बात सही है, समझ में? तो यहाँ पर ऑर्डर अगर देखा जाए तो x के रिस्पेक्ट में, मतलब कि NO के रिस्पेक्ट में 2 और Cl के रिस्पेक्ट में 1, तो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और अगर हमसे कोई पूछे कि नहीं NO के रिस्पेक्ट में बताओ, तो NO के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर और Cl2 के रिस्पेक्ट में बताओ तो उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देख करके आराम से बता सकते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है और उसको देख करके बताना है कि ऑर्डर क्या है, नहीं है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, है ना। अब कोई पूछता है सर इससे CBSE का काम हो जाएगा? हाँ भाई हो जाएगा, और साथ के साथ में बिहार बोर्ड के लिए, उसके लिए भी, दोनों के लिए। 12th लेवल का कोई भी बोर्ड हो, अगर ये चैप्टर है सिलेबस में तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बात हम करते हैं। यहां पर कहने का देखिए, एक बार हम छोटा सा एक चीज को लेकर के आते हैं कि देखिए एक क्वेश्चन आराम से दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, इसको नोट करना। 2a गिव b, इसके लिए उन्होंने हमको रेट खुद ही लिख करके दिया कि a के पावर 1 के आफ्टर टाइम t a के पावर 1 होता है। इस बात का मतलब ये है कि हमको यह पता चल गया कि ये जो गिवन रिएक्शन में, मतलब गिवन रेट में a जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। ये इसका मतलब यही है ना,
ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ए है, मतलब कि ऑर्डर अगर बोले, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कौन सा है, फर्स्ट। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। बोले चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बात का एक बार अगर हम देखें कि ए नोट और यहाँ पे लिखा हुआ है रेट, यहाँ पे लिखा हुआ है ए नोट और यहाँ पे लिखा हुआ है रेट, और हम यह मान करके चल रहे कि शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन 1 है, 1, और रेट जो है वो 2 गुना 10 के पावर माइनस का 4 है। अब हम यह देख पा रहे हैं कि रेट जो है वो कितना गुना हो गया है, 4 गुना 10 के पावर माइनस का 4, यानी कि रेट जो है वो कितना टाइम हो गया है, हमारे पास 2 टाइम हो गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए का कंसंट्रेशन जो है वो कितना हो जाएगा, एक्स एम। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू आपको बताना है कि एक्स का क्या वैल्यू होगा। चलिए बताओ, एक्स का वैल्यू बताओ। तो सर इसको अब उल्टा सोचना है, कहने का मतलब ये कि रेट अगर 2 गुना हुआ है और ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, मतलब कंसंट्रेशन भी कितना गुना होगा, 2 गुना ही होगा। मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अगर ये मोलर है तो ये भी 2 मोलर है ना, तो x का वैल्यू हमारे पास 2 मोलर आ गया। तो यही क्वेश्चन का लेवल है और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अब अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो है वो 2 साल लगातार आया। जो अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नीट में भी लगातार 2 साल आया है। कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, चाहे बोर्ड का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, क्वेश्चन का लेवल भले से बदल जाता है। कुछ एक्सपेरिमेंट हमको दे रखा है ना, यहाँ पर 1 2 3 और 1 या 4। ठीक है, कंसंट्रेशन दे रखा है ए का, कंसंट्रेशन दे रखा है बी का, और यहाँ पर दे रखा है रेट। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमसे पूछा है कि कंसंट्रेशन जो है वो x का कितना होगा और y का कितना होगा। सर कैसे चेक करें, तो चलिए एक बार हम चेक करते हैं। ये जानते हैं कि कौन सा जो a है वो कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और जो b है वो कौन से कैनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। क्योंकि अगर हमको यह पता चल जाता है कि ये कौन से कैनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो अपना काम आसान हो जाएगा। जैसे कि सर अगर हम x निकालना चाहते हैं तो हमको स्टेप नंबर 2 से सीधे स्टेप नंबर 4 पे जाना पड़ेगा, है ना। इसका कारण क्या है, क्योंकि अगर x के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप देखिए ऑर्डर नंबर 1 और ऑर्डर नंबर 2 और 4 में जो कंसंट्रेशन b है वो फिक्स है। जो कंसंट्रेशन b है वो क्या है, फिक्स है, चेंज नहीं हुआ है। इस बात का सीधा मतलब ये है कि जो रेट बदला होगा वो सिर्फ ए के कंसंट्रेशन बदलने से बदला होगा, या फिर हम ये कह ले कि जो रेट बदलेगा जितना वो कंसंट्रेशन उसी के बिहाफ पे बदल जाएगा। तो इससे हमको यह पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हुआ क्या है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सोचे कि बी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर ए जो ये है क्या बोलते हैं उसको, स्टेप नंबर 2 से 4 में ये कितना गुना हो गया है सर ये 3 गुना हो गया। कितना गुना हो गया है, 3। 24 तिहाई 72, देख लीजिए 24 तिहाई कितना होता है, 72, तो यानी कि 3 गुना बदल गया है। तो यह तो पता चल गया कि वो 3 है ना, 3 गुना जो है वो क्या हो गया है, बदल गया। तो ये 3 गुना हो गया और ये कितना है, सेम रह गया। मतलब अगर हमको यह पता चल जाता है कि ये जो है वो कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। एक कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है अगर हमको ये पता चल जाए तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम यह इस क्वेश्चन में हमको लगा क्वेश्चन में शायद गिवन होगा कि कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमको खुद ही पता करना पड़ेगा। तो हम ये काम करते हैं, स्टेप नंबर 1 को और स्टेप नंबर 2 को ऑब्जर्व करते हैं। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में जो है वो क्या बोलते हैं इसको, ये फिक्स है। तो इसमें देखें कि बी कितना बदल रहा है, बी जो है वो कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। बी के 2 गुना होने से रेट कितना गुना हुआ है, 4 गुना हो गया। रेट कितना गुना हो गया है, 4 गुना हो गया है। इस बात का मतलब है कि जो बी है वो कौन से काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, सेकेंड काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। द रेट इज इक्वल टू के ए के पावर समथिंग बी के पावर समथिंग। हम यहाँ पे पता कर लिए हैं कि बी के मतलब कि जो बी 2 गुना होता है तो रेट कितना गुना हो जाता है, ये भी
4 गुना हो जाता है। रेट कितना गुना हो जाता है? 4 गुना। इस बात का मतलब है कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब ए के बारे में सोचने के लिए हमको कहाँ आना पड़ेगा? जहां पे बी कांस्टेंट है। और बी कहाँ कांस्टेंट है? बी यहाँ पे कांस्टेंट है। ए से थर्ड में कांस्टेंट, ए से लेकर के इस वाले पोजीशन में क्या है? ये कांस्टेंट। चलिए, तो इस वाले में जब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब चलिए हम यहाँ से चलते हैं, ये 2 गुना हुआ है और इसके 2 गुना होने से, इसके 2 गुना होने से रेट पर कितना असर पड़ा है 1 से 3 स्टेप में, वो देखते हैं। रेट पर 1 से थर्ड स्टेप में कितना असर पड़ा है? तो 1 से थर्ड स्टेप में 2 गुना असर पड़ा है। रेट 2 गुना हुआ तो ये भी 2 गुना, कंसंट्रेशन 2 गुना हुआ तो रेट भी कितना गुना हो गया? 2 गुना। इसका मतलब जो ए है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि स्टेप नंबर सेकेंड से स्टेप नंबर किस में? फोर्थ में। स्टेप नंबर सेकेंड से स्टेप नंबर फोर्थ में बी नहीं बदला है, यानी कि जो रेट बदला वो सिर्फ ए के वजह से बदलेगा। और अगर हमारे देख रहा है कि ये जो रेट है वो 3 गुना हुआ है तो हमारे पास कंसंट्रेशन भी कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो ये कितना गुना हो जाएगा सर? 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन कितना गुना हो गया? 3 गुना। अब स्टेप नंबर अगर हम देखें फर्स्ट स्टेप नंबर फोर्थ और फिफ्थ में, फोर्थ और फिफ्थ में, तो फोर्थ और फिफ्थ में कंसंट्रेशन अब फिक्स हो गया। देखिए कंसंट्रेशन कितना हो गया? फिक्स हो गया। इससे हमको y मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो तो 4 गुना हो गया है। कितना गुना हुआ है? 4 गुना। और बी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। बी किसको फॉलो कर रहा है? बोलो, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। मतलब ये 4 गुना हुआ है, इसका मतलब ये 2 गुना होगा 0.4। मतलब हम आंसर अगर बोले तो x कितना हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा। और y कितना हो जाएगा? तो सर y हो जाएगा हमारे पास 0.4, है ना। इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको ना समझ में आए तो स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तुमको आए? ठीक है, इसको करके देखना दोबारा, एक बार क्वेश्चन लिख लो शुरुआत में जाकर के, ऐसे करके, है ना, बैक हो करके पॉज करके क्वेश्चन लिख लो, फिर अपने से एक बार ट्राई करके देखो, बने तो ठीक, नहीं तो कोई उतना ज्यादा। चलिए अब हम शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए, तो यहाँ तक आपको जो बताया गया है उसमें रेट के बारे में बात कर रहे थे, रेट कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे थे, रेट कांस्टेंट के यूनिट के बारे में बात कर रहे थे। जो यूनिट वाला पार्ट था वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन बोर्ड के लेवल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन चीजों को जाकर के अवश्य देखें। अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है इसका डेरिवेशन बार बार बोर्ड में आते रहता है, तो हम डेरिवेशन करेंगे और आपको भी डेरिवेशन पे क्या करना है? ध्यान देना है। मतलब जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है सर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं? हाँ भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें क्या है देखिए, हम एक एक करके करेंगे। यहाँ पे क्या है? ए, और इससे हमको मिल रहा है बी, ए गिव बी। अब इनिशियल कंसंट्रेशन का अगर हम बात करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब तब t इक्वल टू 0 होगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन इसका कितना होगा? ए, पूरा पूरी ए नोट के बराबर, और उस समय में b जो है वो पूरे तरह से 0 होगा, पूरी तरह से क्या होगा? 0 होगा। अब क्या होता है कि आफ्टर टाइम t, है ना, आफ्टर टाइम t ये हुआ कि जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास कितना हो गया? 80 हो गया। इस बात का मतलब यह है कि इसमें से ए नोट में से कुछ चीजें चली गई, यानी कि x चला गया। अब अगर इस रिएक्शन को देखो तो यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग 1 है, 1 है, मतलब a का जितना जाता है b का उतना ही बनता है। a का जितना जाता है b का उतना ही बनता है, तो a का गया कितना? x, तो b का बनेगा कितना? x। a का गया कितना? x, b का बनेगा कितना? x। अब अगर हमको रेट लिखना है ना, क्या लिखना है? रेट का एक्सप्रेशन लिखना है, तो एक्सप्रेशन ऑफ रेट, थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो आपको पहले भी लिखने आता है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू क्या होता है सर? k इंटू रिएक्टेंट के पावर आफ्टर टाइम t, और उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। क्या हो जाएगा? 0। 0 क्यों? क्योंकि हम खुद ही पढ़ ही रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और हम पहले ही बोले हैं कि रेट इज इक्वल टू
कि a के पावर यहाँ पे x लिखा हुआ है और ये x या फिर n लिखा हुआ है, उसी को ऑर्डर बोलते हैं। और क्वेश्चन मतलब कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सीधा सीधी जीरो ऑर्डर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो पावर जीरो हो गया। और अगर अब हम यहाँ से रेट के बारे में बात करें तो k और किसी भी चीज का पावर अगर जीरो होता है तो वैल्यू होता है 1, यानी कि रेट इज इक्वल टू k। यह बात बहुत 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 ज्यादा जरूरी है यह जानने के लिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कौन से ऑर्डर के रिएक्शन में रेट और रेट कांस्टेंट सेम होता है, कौन से ऑर्डर के रिएक्शन में रेट और रेट कांस्टेंट सेम होता है, तो हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। यही कारण है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में k का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो होता है वो कितना होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और हमारे पास रेट का भी यूनिट सेम ही होता है जीरो ऑर्डर के लिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्योंकि आपको याद है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कुछ और नहीं होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ही होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। और जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पे इंटू टी, मोल के जगह पर मोल रहने देते हैं, वॉल्यूम को लीटर लिख सकते हैं, और टी को ऊपर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो मोल पर लीटर पर टी। इसका मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर का जो रेट का ये है यूनिट है, वो भी किसका यूनिट है, उसका भी, दोनों का सेम ही है, दोनों का क्या है, सेम ही है। तो ये बात हमको क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अति महत्वपूर्ण बात कि कौन से ऑर्डर में रेट और रेट कांस्टेंट सेम होता है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट और रेट कांस्टेंट क्या होता है, सेम होता है। कैसे सेम होता है ये हम तुमको बता दिए। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाता है, चलो ठीक है दे दिया तो सब कुछ सही है ना, इसका तुमको जरूरत है नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे थे। चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक, यहाँ पे किसी ने हमसे बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो के का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो होता क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू कैलकुलेट करें। चलिए के का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके बराबर है, के बराबर है ना। और हम पहले से जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो ROR, देखिए ROR इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, इंडिविजुअल रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ROR ऐसे लिखते हैं ना। होता क्या है सर, इंडिविजुअल, किसी का भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो इंडिविजुअल रेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, जैसे कि अगर हम समझाने के दृष्टिकोण से कहें तो A प्लस B गिव C, है ना। तो इसका कैसे लिखते हैं, माइनस, अब इसको थोड़ा 2 और 3 कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा देखिएगा एक बार, माइनस का dA अपॉन dt, और इसके ये इंडिविजुअल हो गया और उसके स्टोइकोमेट्री से उसको डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह से माइनस का dV अपॉन dt और उसके स्टोइकोमेट्री से डिवाइड इज इक्वल टू प्लस dC अपॉन dt और उसके स्टोइकोमेट्री से डिवाइड। सर आप A और B के साथ में तो माइनस जैसे चिन्ह का प्रयोग किया, जबकि A के C के साथ में प्लस जैसे, तो ये भी ध्यान रखना है कि जो रिएक्टेंट होता है उसके साथ में प्लस का माइनस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो प्लस प्रोडक्ट होता है उसके साथ में प्लस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डिसअपियरेंस को दिखा रहा है और प्लस यहाँ अपीयरेंस को दिखा रहा है। इस बात का यह मतलब नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, जो ROR जो है वो नेगेटिव होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि हम पहले लेक्चर में अच्छे से समझा चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। अभी आया तो कर लिए थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल दिए, बोले ठीक। अब गिवन इक्वेशन में हमारे पास क्या है, A का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, B का भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो रेट कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ इंडिविजुअल रेट यानी कि RA, ठीक है, और RA इंडिविजुअल रेट कितना हो जाएगा सर, ये जो है हमारे पास वो क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए माइनस RA और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1।
इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस का RB और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। कैसा लिखा जा सकता है, बोले हाँ। और अभी हम थोड़ा देर पहले इसको लिख करके दिखा रहे थे, क्या लिख सकते हैं सर, माइनस का कंसंट्रेट ये dA अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस का dB अपॉन dt, ऐसा लिखा जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि K के बारे में, किसके बारे में, K के बारे में, तो आप थोड़ा सा गौर करो तो आपको समझ में आएगा कि जो रेट है ना, यहाँ पे क्या है, K है, मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का देखिए ध्यान से, ये तो हो गया ROR। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का dA अपॉन dt इज इक्वल टू K। सर क्यों, क्योंकि ये जो है वो रेट है। रेट क्या होता है, तो रेट होता है कि सिर्फ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपॉन T इज इक्वल टू क्या होता है, रेट। और यहाँ पे जीरो ऑर्डर में रेट K के बराबर है, जीरो ऑर्डर में रेट किसके बराबर है, रेट जो है वो K के बराबर है। तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू K। नहीं समझ में आ रहा है, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, K के बराबर हो गया। इस बात का क्या मतलब है, अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, माइनस dA को इधर ही रहने देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो K dt हो गया, है ना। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। कहां से कहां तक, सर इसका कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन से लेकर के फाइनल कंसंट्रेशन तक, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये A नोट से लेकर के कहां तक, फाइनल कंसंट्रेशन सपोज करते हैं 80 तक, है ना। मतलब कि इनिशियली कितना था, ये इनिशियली कितना था, A नोट था, फाइनली कितना है, इतना है, जरूरत पड़ने पर पुट कर देंगे, लेकिन अभी इसको हम 80 बोल रहे हैं। इस वाले को ही क्या बोल रहे हैं, देखो ठीक से, इस वाले को क्या बोल रहे हैं, 80 बोल रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत है, बोले नहीं है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं, है ना। और ये हो गया हमारे पास dA, और इसको हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, हमको इसको इंटीग्रेट करना है A नोट से लेकर के 80 तक इज इक्वल टू K को बाहर निकालते हैं और ये हो जाएगा dt, कहां से कहां तक, A नोट से लेकर के 80, है ना। मतलब सॉरी, T से लेकर के T नोट से लेकर के, समय पहले कितना था, जीरो से लेकर के T तक, जीरो से लेकर के T तक। अब जब हम बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, सर इंटीग्रेट करने पर हमारे पास सिर्फ क्या मिलेगा, माइनस बाहर रह जाएगा और यहाँ पे मिलेगा A नोट, लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, जब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ हमको सिंपल साधारण सा सिर्फ क्या मिलेगा, T मिलेगा, क्या मिलेगा, सिर्फ T मिलेगा, और लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के T तक। चलिए माइनस को माइनस रहने देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, यानी कि 80 माइनस A नोट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, T अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। K कहाँ छूट गया, अच्छा K उधर छूट गया, हाँ ठीक है, K छूट गया, अरे भाई K कांस्टेंट था ना, हाँ तो यहाँ पे कितना हो गया K। अब इसको ये करते हैं, माइनस का 80 प्लस A नोट इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया KT। अब A नोट को हम आगे रख लेते हैं, माइनस का 80 इज इक्वल टू KT, तो K इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, A नोट माइनस 80 अपॉन T, क्या ये आ गया हमारे पास। सर यहाँ पे किसका क्या मतलब है, A नोट का क्या मतलब है और AT का क्या मतलब है। A नोट का मतलब है, चलिए A नोट का क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। A नोट का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन। और AT का क्या मतलब है, AT का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट आफ्टर टाइम T, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन हम आराम से यहाँ पे कह सकते हैं। सर जरूरत पड़ने पर क्या वैल्यू पुट किया जा सकता है, बिल्कुल श्योर, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखना ध्यान से यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या हुआ है, तो चलिए एक बार K को K ही रहने देते हैं, मतलब मेन यहीं तक है, ये डेरिवेशन हो गया। अब हम इसको एनालिसिस कर करके देखेंगे, डेरिवेशन यहीं तक है कि K का मतलब क्या होता है, तो K इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आफ्टर टाइम T कंसंट्रेशन अपॉन T, आफ्टर टाइम T कंसंट्रेशन अपॉन T, यानी कि यहाँ से आकर के यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, वही वाला टाइम,
ठीक। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ए नोट के जगह पर ए नोट ही रखेंगे, माइनस ए टी के जगह पर क्या रख सकते हैं, देखिए ये वाला ए नोट माइनस ए नोट माइनस एक्स, ए नोट माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अपॉन पूरा पूरी टी, देखिए ये वाला से ये कट जाएगा, एक बार देख के देखो, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। अच्छा हाँ सॉरी, ये ऐसे रहेगा और ये अंदर आकर के मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए नोट प्लस एक्स, ए नोट से ए नोट कट जाएगा अपॉन टी, यानी कि k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी भी होगा। x है क्या, x है क्या, तो x है कि t टाइम में कितना कंसंट्रेशन चला गया है, x जो क्या है वो है कि t टाइम में कितना कंसंट्रेशन चला गया है, इसका मतलब ये है, ठीक है। पहले ये बात समझ में आ गया, बोले हाँ, तो एक का मतलब k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी भी हो सकता है, ये बात समझ में आया क्या, ठीक है। एक बार इसको देखो थोड़ा, फिर हम बताते हैं, एक सेकेंड के चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाफ लाइफ निकालने का कोशिश करते हैं, क्या निकालने की कोशिश करेंगे, हाफ लाइफ निकालने का मतलब कोशिश करेंगे, तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एक आपके पास ये याद रखना है, k इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए टी अपॉन टी, के की जगह पे x अपॉन टी, ए का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है, आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन है, यानी कि ये जो x है वो देखिए ठीक से, तो कितना a में से रिएक्टेंट कितना चला गया वही है x, कितना चला गया वही है x। अब हाफ लाइफ पीरियड में मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% ऑफ रिएक्टेंट, है ना, रिएक्शन, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं टोटल, है ना, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कितना, 50% ऑफ रिएक्शन, 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि t के जगह पर हम क्या रखेंगे सर, t हाफ रखेंगे, क्योंकि टोटल टाइम को हमको सिर्फ 50% ही चाहिए, वही निकालना है, और at के जगह पर क्या रख देंगे, इसका मतलब है a नोट बाई टू, टोटल में से कितना, सिर्फ a नोट ही बचा हुआ है, यानी कि आधा चला गया, तो बचा कितना है, आधा, यानी कि ये at है, at का मतलब है आफ्टर m, मतलब हम कैसे लिख सकते हैं at का मतलब आफ्टर, इसका मतलब है आधा बचा हुआ, आधा कितना बचा हुआ है, ऐसा लिख सकते, रुको, कितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद में कितना बचा हुआ है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आधा बचा हुआ है, इसका मतलब आधा चला गया, और इसका मतलब है कि कितना चला गया, ठीक है, कितना चला गया, x का मतलब है कितना चला गया, at का मतलब है कितना बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब अगर हम बात करें कि इसी चीज को पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन ऑफ दिस, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, मान लो चलो, है ना। अब हम x का वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, चलिए देखते हैं, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, है ना, इस इक्वेशन में क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो जैसे ही हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो k इज इक्वल टू x के जगह पर a नोट बाई टू, और t के जगह पर कितना रखेंगे, t हाफ रखेंगे, t के जगह पर क्या रखेंगे, t हाफ रखेंगे, तो हमारे पास जो t हाफ का यहाँ से फॉर्मूला निकल करके आता है, t हाफ इज इक्वल टू 2k अपॉन, इसको नहीं, इसको इधर भेजते हैं ना, एक सेकंड, हाँ इसको, तो क्या हो जाएगा, a नोट अपॉन 2k, a नोट अपॉन 2k। अब जो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होता है,
ठीक से देखना एक बार, जो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, एक बार देख के बताओ। इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? हाँ सर, इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर रहा है। हमको सीधा सीधे से दिख रहा है कि ये जो हाफ लाइफ है वो क्या है, मतलब इस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड करता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक से देखना एक बार, है ना, तो टी हाफ लाइफ, टी हाफ डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और यह बात भी बोर्ड के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन से रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड करता है, तो इस पे डिपेंड करता है। इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब है टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट हो गया। हम बोले हाँ हो गया, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट हो गया। अब इसका मतलब है कि अगर हम टी 100% कंप्लीट करना चाहते हैं, टी 100% कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कुछ मत करो, इसको सीधा सीधी क्या करो, 2 इंटू टी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पूरा पूरी क्या है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, ए नोट अपॉन के बोल सकते हैं। तो यह भी एक बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। यह भी क्या है, इसका मतलब यह हो गया, ठीक है। अब एक बात और बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन है ना, मतलब हम यहाँ पे एक बात और बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। इस बात का क्या मतलब है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है, रिएक्शन कांस्टेंट होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट चाल से चलता है ना, जस्ट लाइक अ स्पीड जैसे कांस्टेंट होता है वैसे ये भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट स्पीड से चलता है ना, कांस्टेंट स्पीड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो कांस्टेंट स्पीड से चलता है। यही कारण रहा कि जो T 100% है वो 2 से, क्योंकि T 100% के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा कितना, ए नोट पूरा पूरी, तो ए नोट अपॉन टी, यहाँ पे टी हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो टाइम है इसको हम इधर लेकर के आ जाए तो टी हाफ को 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल आ गया, सिंपल, है ना। तो टी हाफ को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोले कि कोई एक रिएक्शन है जो ए से बी बन रहा है, ठीक है। अब अगर यह रिएक्शन, जैसे कि मान लो मतलब ये रिएक्शन जो है वो 15 मिनट में आधा कंप्लीट हो जाता है ना, 15 मिनट में क्या हो जाता है, हाफ कंप्लीट हो जाता है। और ये जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, जीरो ऑर्डर बोला गया है, तो हमको बोला कि कंप्लीट के लिए रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो सीधा सीधी 30 मिनट, क्योंकि हम सीधे सीधे क्या करेंगे सर, हाफ लाइफ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमसे ये पूछ लिया कि जो ये 15 मिनट लगा है इसको 50% होने में, तो 25% होने में कितना टाइम लगा होगा, तो 7.5 मिनट। सीधा सीधे एकदम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो क्वेश्चन, देखो अरे इधर यहाँ है क्वेश्चन, कहाँ दिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि एक रिएक्शन है हमको ए से बी जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए हमको कितना दे रखा है, 0.8 m, और आफ्टर 10 सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम 0.6, देन फाइंड द के एंड ROI। तो चलिए पहले के निकालते हैं। के इज इक्वल टू, सर आप यहाँ पे कुछ लिखवाए थे, बोले हाँ भाई लिखवाए थे, कहीं नहीं लिखवाए थे, ए नोट माइनस 80 अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, ए नोट तो हमको पता है कि 0.8 दे रखा है। अब 80 का मतलब क्या है ना, 80 का मतलब है कि आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है। इन्होंने बोला कि बिकम 0.6 हो जाता है, इसका मतलब है कि जो घट करके 0.6 हुआ है, इसका मतलब 0. गया नहीं है, 0.6 हुआ है, मतलब अभी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.6 है। तो यहाँ ये आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन कितना हो गया, 0.6, और समय कितना लगा इसमें, 10। तो K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.2 अपॉन 10, यानी कि K को 0.02।
क्या आ गया 0.02। और जीरो ऑर्डर के लिए क्या का यूनिट कितना होता है सर? इसके लिए होता है मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्योंकि सेकेंड है तो सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अब रेट कैसे निकाले? अब रेट कैसे निकाले? ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया कि 0.2 होगा। रेट कैसे निकाला जाए? रेट कैसे निकाला जाए सर? सिंपल, इधर आप बताए थे इसीलिए हम इसको मिटाया नहीं है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो है वो किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। तो एक बार हमको रेट कांस्टेंट पता चल गया, के का मतलब यहाँ पे क्या है? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। और जो रेट कांस्टेंट है वही रेट के बराबर होता है। जो जितना के है उतना ही आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? 0.02 के बराबर। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।